आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग हमारी इस महालाइव को जितना जल्द हो सके ज्वाइन कर ले, चाहे वो सहारा के कार्यकर्ता हो, तथाकथित मसीहाओं हो, हमारे सम्मानित निवेशक गण हो या शुभचिंतक हो। आज की लाइव देशव्यापी न्याय के लिए इस लाइव को रखा गया है कि हम जो सहारा बचाओ आंदोलन का बीड़ा उठाया और उसको सहारियंस के सामने प्रस्तुत किया, तो क्या हमने कोई गलत काम कर दिया है या क्या ये देश के खिलाफ हो गया, संविधान के खिलाफ हो गया, लोकतंत्र के खिलाफ हो गया, सहारियंस के खिलाफ हो गया या सहारा ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ हो गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं तो सहारा को अपना आस्था मानकर, सहारा श्री को मेरा आदर्श मानकर, सहारियंस की कल्चर और सहारियंस की संस्कृति को अपनाकर, अपने आप को धन्यवान समझकर और मोरल राइट, मोरल ड्यूटी, सहारियंस के प्रति हमारी एक जिम्मेवारी है, सहारा हमारा परिवार है, सहारियंस हमारा अपना है, ये समझकर इस काम को आगे बढ़ाने का सोचा कि सहारा को बचाने के लिए कुछ किया जाए। तो आज जानना चाहते हैं कि क्या हमने गलत कर दिया है या क्या ये सही है, हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, क्या हम संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, क्या सहारा की जो संस्कृति रही है उसके खिलाफ जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, आज ये परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई। और जो आज तथाकथित मसीहा है, जो आज भी सिर्फ बरगलाने के लिए, मीठी मीठी बातें करने के लिए, सिर्फ सांत्वना देने के लिए और सिर्फ उस कानून की बात करने के लिए कि हम इस कानून के तहत ऐसे हैं तो हम उस कानून के तहत ऐसे हैं, वहीं तक सीमित रह जाने के लिए सिर्फ लंबी एपिसोड करते रह जाएंगे या कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा। सही मायने में निवेशकों का हक, कार्यकर्ताओं का हक, सहारियंस का हक मिलेगा या सिर्फ एपिसोड पे एपिसोड, एपिसोड पर एपिसोड, जैसे सीरियल्स का एपिसोड बनता है कि हमने इतना एपिसोड बना लिया, हमने इतना एपिसोड बना लिया, सिर्फ एपिसोड ही बनेगा। तो आज मैंने महालाइव रखा है और उस महालाइव में हमने अपने एजेंडा जो हमने रखा है उस एजेंडे को भी क्लियर किया है कि हम किस बात पर, सहारा की बात को मैं रख रहा हूं और क्या सहारा के साथ जुड़े हुए लोग, चाहे वो कार्यकर्ता हो, कर्मचारी हो, निवेशक हो या शुभचिंतक हो, उनको हमारी बात माननी चाहिए, नहीं माननी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो क्योंकि मैंने इस बीड़ा को उठा लिया है, सहारा बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया है, 16 तारीख को हमने आवेदन भी कर दिया है और एक आह्वान किया है कि आप लोग भी आवेदन करें। लेकिन लोग अभी भी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कन्हई शाह के साथ जाने के बाद न इधर का रहे न उधर का रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्थिति हो जाए जिस तरह से धोबी का कुत्ता का होता है, न घर का न घाट का। तो मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि तमाम ऑन रिकॉर्ड जो फ्यूचर फंड के हिसाब से सहारा के अंदर कोडेड कार्यकर्ता लोग हैं, वो करीब 22 लाख कोड दिखाया गया है और जो मेरे पास डेटा है वो फ्यूचर फंड के हिसाब से ही है। तो जो 22 लाख लोग हैं, 22 लाख लोगों को मैं उनकी मर्जी के ऊपर और उनकी इच्छा के ऊपर छोड़ता हूं कि आप लोग जो करना चाहें, घर में बैठकर पैसा लेना चाहते हैं या घर में बैठकर सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखना चाहते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि हमें भी आवेदन देना चाहिए, मैंने सिर्फ आवेदन देने की आह्वान किया है, सिर्फ एक आवेदन जो जिला कलेक्टर को देना है उसकी आह्वान किया गया है। अगर उसको देने में भी अगर तकलीफ है और उस आवेदन में 12 सूत्रीय मांग है, कोई एक मांग, 2 मांग, 3 मांग या कोई स्पेसिफिक मांग नहीं है, 12 मांग है और उस 12 सूत्रीय मांगों में
सबका हित निहित है, सबके लिए डिमांड किया गया है, संस्था के लिए भी है, निवेशक के लिए भी है, कार्यकर्ता के लिए भी है, कर्मचारी के लिए भी है, देश के लिए भी है, लोकतंत्र के लिए भी है, संविधान के लिए भी है और इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए भी है। तो अगर किसी को लगता है कि कन्हैया शाह के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना है क्योंकि एक छोटा सा कार्यकर्ता है, उसकी क्या औकात है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है। हमने सहारा बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया है तो अंत भी हम ही करेंगे, चाहे कोई आए या नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात पर मैं दूसरा क्लियरिटी देना चाहता हूं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जिस तरह से चंदाखोर लोग, चंदा गिरोह लोग सहारा के खिलाफ आंदोलन करके और चंदा इकट्ठा करके अपना एक नया धंधा शुरू कर दिए थे, उसी तरह से कन्हैया शाह ने भी सहारा बचाओ आंदोलन संगठन बना करके और चंदा इकट्ठा शुरू करने का एक दांव खेल रहा है। तो मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, कन्हैया शाह भीख मांगना कबूल करेगा, कन्हैया शाह नमक रोटी खाना कबूल करेगा, लेकिन कभी भी सहारा के नाम पर 1 रुपए का भी चंदा किसी से ना आज तक लिया है, ना आगे कभी लेगा और ना कोई ऐसा प्लान है। मैं अपने बल पर, अपने बलबूते पर, अपने दम पर सहारा बचाओ आंदोलन की शुरुआत किया है। कान खोलकर सुन लो तुम लोग। जो कन्हैया शाह को क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मुझे टारगेट करना छोड़ दो। टारगेट करना है तो करप्ट सिस्टम का टारगेट करो, टारगेट करना है तो उस 142 आर्टिकल्स का टारगेट करो, टारगेट करना है तो उस सेबी की तानाशाही का टारगेट करो, उस सीआरसीएस की पोर्टल का तानाशाही करो जिसने तुम्हारे ब्रांच को बंद करवाया और 22 लाख लोगों का रोजी रोटी बंद करवाया। अगर टारगेट करना है तो आज की सरकार को टारगेट करो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी मुद्दों के लिए 5-5 हजार करोड़ बार बार ले जा रहा है। अगर सही मायने में सहारा को बचाना है तो कन्हैया शाह की तरह सोच रखो, इतना गिरा हुआ सोच मत रखो। अगर इतना गिरा हुआ सोच रखोगे तो कभी जिंदगी में सहारा को तुम लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंचाओगे जहां पर कन्हैया शाह पहुंचाना चाहता है। तो तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि मेरी क्लियर एजेंडा है कि सहारा बचाओ आंदोलन मेरे द्वारा संयोजित किया हुआ है, संयोजक मैं खुद हूं। अगर आप लोगों को मेरा साथ देना है तो आप आ सकते हैं, और अगर नहीं देना है तो आप लोग भी उसी एपिसोड वाले की तरह एपिसोड बनाओ। वो 302 एपिसोड बनाया, अब 3000 एपिसोड बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आज देश के तमाम लोगों को जो सहारा के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं उनको हकीकत बताना चाहता हूं। हकीकत क्या है? कन्हैया शाह सहारा बचाओ आंदोलन की बात क्यों करता है? क्यों आज सहारा बचाओ आंदोलन ही एक विकल्प रह गया है? उसका कारण क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ बनावटी मैनेजमेंट जो कि 142 के अंदर ऑलरेडी पंगु है, उसके आश्वासन पर हम एपिसोड बनाएंगे या हकीकत जानकर कुछ एक्शन लेंगे और अपना कोई ऐसा नीति तय करेंगे जिस तरह से हमने तय किया है? जब हम जान गए हैं कि सहारा को बर्बाद करने के लिए यह सरकार काम कर रही है, यह सिस्टम काम कर रही है, अगर बर्बाद करने के लिए यह सिस्टम काम नहीं कर रही होती तो आज 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष से सरकार बीजेपी की सरकार है, 14 वर्ष से ये वही सिस्टम काम कर रही है। आज तक 14 वर्ष हो गए, क्यों सहारा को इस केस से बाहर नहीं निकाला गया? 14 साल से ये सरकार है, सरकार और सिस्टम दोनों 14 वर्षों से हैं। क्या आपको अभी भी नहीं लगता है कि यह सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है? मुझे भी नहीं लग रहा था, मुझे भी तब तक नहीं लगा जब तक कि अडानी को सारा का सारा बेचने का प्लानिंग नहीं हुआ। जब अडानी को पूरा का पूरा बेचने का प्लानिंग हो गया, जैसे ही ये पूरा का पूरा अडानी को सौंपने की बात आई, तब मुझे भी झटका लगा कि जो संपत्ति, जो सहारा की साम्राज्य ज्वाइंट वेंचर में जाने वाली थी, जिस संस्थान को, जिस साम्राज्य को सहारा श्री कभी भी बेचने के इरादे से काम नहीं करते थे, उसको बेचने की बात कैसे आ गई? जब हमें पता चल गया कि ये बेचना एक मजबूरी है और मैनेजमेंट बचकर निकलना चाहती है, मैनेजमेंट फंस गई है और किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश में है, और इसको औने पौने दाम में दे करके हमारा रास्ता अलग,
तक सहारा का रास्ता अलग हो जाए, इस पर काम कर रही है। तब हमने ये संकल्प लिया, तब हमने ये बीड़ा उठाया कि जी नहीं, सहारा की साम्राज्य को बचाना पड़ेगा, क्योंकि ये सहारा की साम्राज्य को अगर सही ढंग से डेवलप किया जाए तो आने वाले 10 साल में 25 से 30 लाख करोड़ की संपत्ति बन सकती है। सुनने में आया कि किसी को ये 25 से 30 लाख करोड़ की संपत्ति की बात करने में उनको बहुत तकलीफ हो गई कि ये 20 से 25 लाख करोड़ की संपत्ति कैसे बन सकती है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट मार्केट में मैं भी 10 साल से काम कर रहा हूं। मैं सिर्फ सहारा में नहीं, मैं सिर्फ सहारा श्री को अपना आदर्श मानता हूं और सहारा को अपने आस्था के साथ जोड़ करके काम किया हूं, इसलिए आज भी सहारा के समर्थन में काम कर रहा हूं। मुझे कोई जरूरी नहीं है, मेरे पास और भी दूसरे बिजनेस हैं। मैं रियल एस्टेट बिजनेस में 2013 से काम कर रहा हूं। उन आलोचकों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी बिजनेस है, मैं 2013 से काम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं सहारा का पक्ष रख रहा हूं और सहारा को बचाने के लिए आंदोलन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि ये उस राष्ट्रवादी सोच को कुचलने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है जो इस देश को विश्व गुरु बनाने वाला था, इस देश को विकसित करने वाला था, उसको कुचला जा रहा है, उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं सहारा का इस साम्राज्य को बचाने के लिए सहारा आंदोलन की बात कर रहा हूं। लोग सिर्फ अपनी पैसे लेने की बात करते हैं, लोगों का सिर्फ सहारा के साथ कुछ निवेश किए हुए रकम के लिए कुछ उस निवेश तक ही उनकी सहारा के, लेकिन मेरा इस सहारा के साम्राज्य के साथ बहुत गहरा रिलेशन है। मैं सहारा श्री को अपना आदर्श मानता हूं, सहारा को एक ऐसी संस्था मानता हूं जो इस देश के लिए, देश हित के लिए सर्वोपरि राष्ट्र प्रथम का सोच रखने वाली, राष्ट्रवादी सोच रखने वाली संस्था है। इसलिए मैं सहारा की आंदोलन कर रहा हूं। इसलिए तमाम आलोचकों को मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरा आलोचना मत कीजिए। आलोचना करना है तो इस सरकार का आलोचना कीजिए, आलोचना करना है तो सीआरसीएस का आलोचना कीजिए, जिसने सहारा श्री का जान ले लिया। सीआरसीएस पोर्टल बनने के बाद सहारा श्री को हार्ट अटैक आया, क्योंकि सहारा श्री चाहते थे कि हमारे 5000 ब्रांच से भुगतान हो, सहारा श्री चाहते थे कि 22 लाख कार्यकर्ताओं के द्वारा भुगतान हो, लेकिन सीआरसीएस ने अपनी चुनावी एजेंडों के लिए, सिर्फ और सिर्फ चुनावी वोट बैंक के लिए उसने सीआरसीएस पोर्टल बनाया और भुगतान अपनी मर्जी से कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की हवाला देकर के यह पोर्टल बनाई गई, मुझे दिखाया जाए कि उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी ऐसा आदेश हो कि 10,000 से 50,000 या पोर्टल बना करके इस तरह से भुगतान करना हो। अगर कोई दिखा दे तो मैं आज के आज सहारा से संन्यास ले लो और सहारा का पक्ष कभी नहीं रखो। लेकिन आपको, आलोचकों को मैं कहना चाहता हूं कि दिखाओ कि सहारा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीआरसीएस पोर्टल बना करके सहारा के निवेशकों को इस तरह से भुगतान करने का कोई आदेश हो। बिल्कुल इस तरह का आदेश नहीं है, किसी भी तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह आदेश दिया कि 5,000 करोड़ रुपए सीआरसीएस को दिया जाए। सीआरसीएस लेने के बाद उसको चुनावी एजेंडों की तरह उसका इस्तेमाल कर रहा है। और जब मुझे पता चल गया और उसके बाद सहारा की साम्राज्य को खत्म करने की बात जब हो रही है, तब हमने ये एजेंडा उठाया। इसलिए सहारा के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता लोग हैं जो चाहते हैं कि सहारा श्री की राष्ट्रवादी सोच का दमन हुआ है और उसको कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसको बचाना चाहते हैं, सहारा की साम्राज्य को जिंदा रखना चाहते हैं, सहारा के सभी निवेशकों को ब्याज के साथ, बोनस के साथ, डिविडेंड के साथ, और अगर हमारे प्लान के साथ, रोड मैप के साथ अगर भुगतान होती है तो हमारे पास ऐसा विकल्प भी है, ऐसा रोड मैप भी है कि आने वाले 10 साल में सहारा की साम्राज्य 30 लाख करोड़ पहुंच सकती है और सबको गिफ्ट के रूप में एक फ्लैट तक दिया जा सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ, हमें साम्राज्य को बचाने की जरूरत है, तो आप लोग सहारा बचाओ आंदोलन के तहत हमारे सभी जिलों में जिला प्रतिनिधि बनकर जिला कलेक्टर को 12 सूत्रीय आवेदन देने का कष्ट करें। आवेदन दीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि सहारा को बचाने की जरूरत है तो आवेदन दीजिए। लेकिन हकीकत क्या है, आज मैं हकीकत बताना चाहता हूं। जो लोग सहारा की मैनेजमेंट के भरोसे बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सहारा की मैनेजमेंट है कौन? जो सहारा का मैनेजमेंट है वो आज जेल में है। माननीय ओपी श्रीवास्तव साहब सहारा श्री के बाद मुख्य अभिभावक के रूप में, चीफ गार्जियन के रूप में, चीफ डेप्यूटी मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगा करके ईडी ने उनको अंदर डाला है, मैनेजमेंट कहाँ है? जिस मैनेजमेंट के भरोसे आप बैठे हैं, और मैं भी 2.5 साल से आप लोगों को कमिटमेंट
मैनेजमेंट करते रहा, जो मैनेजमेंट हमेशा अदृश्य रखकर हमसे बात करते रहा और उसने ये कहते रहा कि लिबर्टी मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी दी है, आने वाला दशहरा, आने वाला होली बहुत अच्छा होने वाला है, आप सबको जो भी कमीशन बाकी है, जो भी इंसेंटिव बाकी है, आने वाला होली और दिवाली में मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि वो अदृश्य मैनेजमेंट आज तक आप लोगों को होली, दिवाली, ईद में क्यों कुछ नहीं दे पाया? आज लोग मेरा टारगेट करते हैं, लोग बोलते हैं कन्हैया शाह झूठा है, कन्हैया शाह बोला लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं उनको कहना चाहता हूं कि कन्हैया शाह कोई चेयरमैन नहीं है। कन्हैया शाह जिस अदृश्य मैनेजमेंट के साथ था, उसी अदृश्य मैनेजमेंट के द्वारा ये हवाला से, उनके हवाले से ये मैसेज आती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें लिबर्टी दी है, बहुत जल्द हमें फंड मिलने वाला है, आप लोगों को कमीशन और जो भी आपका इंसेंटिव बाकी है दिया जाएगा, होली में, दशहरा में, ईद में दिया जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस लिबर्टी का 0.01% भी आप लोगों को लिबर्टी दिया? उस मैनेजमेंट को दिया? नहीं दिया। और यही कारण है कि आज मैनेजमेंट के नाम पर कोई नहीं है। अगर किसी मैनेजमेंट से आप पूछ लो, एक भी मैनेजमेंट से आप फोन करके बात कर लो, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सब अपना बचाने के चक्कर में है, सब लोग अपने अपने बचने के लिए लगे हुए हैं। और आप बोलते हैं कि मैनेजमेंट कुछ कर रहा है। मैनेजमेंट को पूरी तरह से हाईजेक कर लिया गया है, पूरी की पूरी सहारा की साम्राज्य को हाईजेक कर लिया गया है और आपको समझने की जरूरत है। और जब हम समझ चुके हैं कि मैनेजमेंट हाईजेक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 142 का इस्तेमाल किया गया है, ईडी को लगा करके सहारा की साम्राज्य को, अडानी को देने की साजिश रची जा रही है, फिर भी चुप बैठे रहेंगे। अगर फिर भी चुप बैठे रहेंगे और सिर्फ ये बोलते रहेंगे कि कन्हैया शाह सिरफिरा है, उसकी बातों में मत आना। तो सिरफिरा अगर कन्हैया शाह है तो आप लोग क्यों नहीं आज तक बेड़ा उठाए? क्यों आज तक आप लोगों का, आपका सहारा का मैनेजमेंट लोगों का होली दिवाली ठीक नहीं किया? 14 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि होली आ रही है, कितने रुपए की बोनस दिलवा रहे हो? कितने कमीशन दिलवा रहे हो? कितने एजेंटों का, कितने लोग का सैलरी दिलवा रहे हो? सिर्फ एपिसोड करने से नहीं काम चलेगा, दिलवाओ। अगर ताकत है और तुम्हारा मैनेजमेंट है तो उसको बोलो कि सभी को कमीशन दिलाओ। जिस तरह से एक सैलरी सबको दिया गया, जिस तरह से सारा शहर को खाली करने के बाद मैनेजमेंटों को सैलरी दिलवाया गया, फील्ड में जितने भी वर्कर हैं उनका कमीशन दिलवाओ, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा मैनेजमेंट है और मैं फिर ये आंदोलन छोड़ दूंगा। मैं आंदोलन करने की जो बागडोर संभाला हूं और जो ये बिड़ा उठाया हूं और जो ये तैयारी कर रहा हूं, यकीन मानो अगर होली में आपने कमीशन बंटवा दिया, आप लोग, आपका मैनेजमेंट अगर कमीशन दे दिया, सिर्फ कमीशन की बात करता हूं मैं, सिर्फ कमीशन की बात इसलिए करता हूं कि आज 22 लाख लोगों का चूल्हा नहीं जल रहा है, 22 लाख लोग परेशान हैं, उनका कमीशन दिलवा दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम्हारा मैनेजमेंट है। और सहारा अगर है, सहारा की मैनेजमेंट है, सहारा अगर आज भी फ्री है, सहारा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, सहारा के ऊपर 142 नहीं है, सहारा के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है और आपका सहारा बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तो दिला दो कमीशन। मैं कल कमीशन दिलवाओ, मैं तुरंत इस आंदोलन को बंद कर दूंगा। लेकिन तुम नहीं दिलवा सकते हो क्योंकि तुमको भी अच्छी तरह से मालूम है, तुम मेरी औकात की बात करते हो, तुम मेरी औकात की बात करते हो। तुम दिला सकते हो अगर सहारा के कार्यकर्ताओं का तो कमीशन दिलवा दो कमीशन, सभी कार्यकर्ताओं का इस होली में कमीशन दिलवा दो, तो मैं तुम्हारे पास आकर के साष्टांग प्रणाम करूंगा। अगर नहीं दिलवा सके तो चुल्लू भर पानी में जाकर के डूब मरना। मैं आज के महालाइव पर जो प्रण लेने के लिए सभी सहारियंस को मैं आह्वान किया हूं और देशव्यापी न्याय की मांग कर रहा हूं, और उसके लिए मैं आज अपना ये लाइव रखा हूं। लेकिन लाइव रखने से पहले जो कुछ भी मैंने बोला है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बोला है जो आज हमारा टारगेट कर रहे हैं, मेरा टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कन्हैया शाह, इसकी क्या औकात है जो ये सहारा बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया? अरे तो तुम्हारी औकात है तो तुम क्यों नहीं कर लिया था? तुमको भी करना चाहिए था। कहां गए थे? कहां गए थे जब सहारा श्री को गालियां दी जा रही थी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था उसको जवाब देने के लिए? ये कन्हैया शाह ही उन लोगों के सामने खड़ा हुआ था और ये कन्हैया शाह को ही तुम लोगों ने ही वाहवाही किया था कि वाह क्या कन्हैया शाह जवाब देता है, और आज वही कन्हैया शाह को तुम लोग टारगेट कर रहे हो और बोल रहे हो कि सिरफिरा हो गया है। मैं सिरफिरा ही सही, मैं सिरफिरा ही सही, लेकिन कुछ कर तो रहा हूं तुम्हारी तरह एपिसोड और भरमाने के लिए। सिर्फ सहारा ऐसा है, सहारा वैसा है,
करने के लिए तो नहीं कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं और लोगों में वो आग जलाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम लोगों को भी समझना चाहिए। आप लोग जितना जल्द हो सके अपने अपने जिला में आवेदन दीजिए और इस बात को समझिए कि अगर आप लोग इस सिस्टम के खिलाफ सहारा बचाओ आंदोलन नहीं किए तो यकीन मानिए आप लोगों का भुगतान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा भी तो उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से ये सरकार अपना पोर्टल बनाकर 10,000, 20,000, 50,000 और आने वाले दिनों में हो सकता है 1 लाख या 2 लाख दे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो सरकार की प्लान चल रही है ये चुनावी एजेंडा है। फिर से अगले चुनाव में 5,000 करोड़ लेगी और बांटेगी, फिर इसके बाद चुनाव में पैसा लेगी और बांटेगी। इसी तरह से बांटते रहेगी, बांटते रहेगी। सहारा का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और तुम लोग एपिसोड बनाते रह जाओगे, बनाते रह जाओगे, बनाते रह जाओगे। तो मैं अभी भी उन तमाम लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि सहारा की साम्राज्य को बचाना चाहते हैं तो अभी भी समय है। आप लोग जिला में जाकर जिला कलेक्टर को आवेदन दीजिए और जो 12 सूत्रीय मांग है वो 12 सूत्रीय मांग 12 डिपार्टमेंट को जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एलओपी, विपक्ष सबको जाएगा। आप लोग उस 12 सूत्रीय आवेदन को कन्हई सा सिरफिरा का एक खोखला कागज मत समझिए। कन्हई सा आज की डेट में 20 साल से सहारा के साथ पूरे निष्ठा से, आस्था से जुड़ा हुआ एक ऐसा आवाज है जो सिस्टम के सामने टकराने के लिए तैयार है, सिर पे कफन बांध करके खड़ा है। इस कन्हई शाह को पहचानने की कोशिश कीजिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं सहारा का नाम भी लूं और सहारा के लिए कुछ करूं, क्योंकि मेरे पास भी बिजनेस है और जो तथाकथित मसीहा लोग बैठे हुए हैं उनसे कई गुना और बहुत अच्छी बिजनेस है। लेकिन मैं सहारा साम्राज्य को बचाना चाहता हूं, सारे निवेशकों को ब्याज के साथ भुगतान दिलवाना चाहता हूं और सहारा की साम्राज्य को, सहारा की ये रोजगार देने वाली संस्था को आगे देखना चाहता हूं। मैं एक चीज और डिक्लेयर करना चाहता हूं। बहुत लोगों का कहना है कि कन्हई शाह शायद ऐसा करके मैनेजमेंट में कोई पद हासिल करना चाहता होगा। मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि कन्हई शाह एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। मैं कभी भी सहारा के किसी भी पोस्ट पर, कभी भी कोई भी पोस्ट पर अगर जिस दिन बैठा दिख गया उस दिन समझ लीजिए कि मेरा अंत होगा। मैं कभी भी कोई भी पोस्ट सहारा के डिपार्टमेंट में लेने के लिए या किसी भी तरह की इच्छा से, किसी भी तरह से व्यापार की इच्छा से, किसी भी तरह की पैसा कमाने की इच्छा से ये मेरा आंदोलन नहीं है। ये मेरा आंदोलन उस राष्ट्रवादी सोच, उस सहारा श्री की सोच के लिए है जो इस देश को सुपर पावर बनाना चाहता था। 217 सिटी बनाकर दुनिया का सबसे बड़ा टाउनशिप बनाना चाहता था और आज वही 217 सिटी को अगर सही ढंग से बनाया जाएगा तो 30 लाख करोड़ नहीं 300 लाख करोड़ का भी बनेगा। माननीय मसीहा साहब, 300 लाख करोड़ का भी मैं बना सकता हूं, क्योंकि मैं रियल एस्टेट से हूं। पिछले 12 वर्षों से काम कर रहा हूं और मुझे पता है कि रियल एस्टेट में कैसे होता है। मुझे हल्के में लेने की जो सोच रख रहे हैं या जो हल्के में लेकर के चल रहे हैं, जो तुम ताम करके बात कर रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं भी एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हूं। सहारा का कार्यकर्ता होने के नाते जो हमारा फर्ज है वो मैं कर रहा हूं। इसलिए तमाम देश भर के सभी जिला से सहारियंस, चाहे वो सहारा के कार्यकर्ता हो, कर्मचारी हो या निवेशक गण ही क्यों न हो, जिन्हें लगता है कि सहारा को बचाने के लिए कलेक्टर को आवेदन देना चाहिए, तो वो हमारे साथ जरूर जुड़े और जुड़ने के बाद, कलेक्टर में आवेदन देने के बाद हमें जरूर उस कलेक्टर में आवेदन देते समय का फोटो और वीडियो जरूर भेजें और वीडियो, फोटो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में वायरल करें। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग हमारी इस एजेंडा को समझिए। हमारी कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है। हम सहारा को बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार की प्लानिंग चल रही है, जो सिस्टम की प्लानिंग चल रही है, वो बहुत ही खतरनाक चल रही है। और क्योंकि मैं जानता हूं, समझ चुका हूं, इसलिए सहारा बचाओ आंदोलन की बात करता हूं। अगर फिर भी आपको नहीं मानना है, अगर आप चाहते हैं कि हमें अपने हिसाब से चलना है तो आप चल सकते हैं। लेकिन जो लोग सहारा को
जिंदा देखना चाहते हैं, शारा को इस देश का सबसे बड़ा संस्था बनना देखना चाहते हैं, इस देश में सुपर पावर की तरह इस देश को सुपर पावर बनना देखना चाहते हैं, तो जरूर हमारा साथ देंगे। इसी के साथ जय हिंद,